हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। हमने काफ़ी सारे चैप्टर यहाँ पर कवर कर लिए हैं वन शॉट रिवीजन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो काफ़ी डिफिकल्ट बच्चों को लगता है। बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। एक बार आप मेरे साथ समझ लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर की। किस चैप्टर की? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पूरा अच्छे से इस वीडियो में हम उस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। तो ध्यान रखिए, आप बस इस वीडियो को पूरा देख लें, एक बार अच्छे से कर लें। उसके बाद में आप अपने बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपके बुक के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। मैंने आपको पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। वहाँ पर हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके अंदर बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स, और फोर्थ क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली बात तो हमें एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा कि कैश क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फ्लो क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट पूरा क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या, हम बनाते क्यों हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। देखो, मेरा ना ये बिजनेस है, ये हूँ मैं, मान लेते हैं मेरा नाम है मिस्टर ए। ठीक है, मैं मिस्टर ए हूँ और मेरा ये अकाउंटेंट है जिसका नाम मिस्टर के। अब मैंने ना इसको पैसे दे रखे थे, यानी मॉर्निंग के टाइम पर, ऐसा बोल सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पर मैंने इसको पैसे दे रखे थे, रुपए दे रखे थे 10,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चे पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास में क्या हुआ? फीस आई, बट वो मेरे पास नहीं आती, मेरे अकाउंटेंट के पास आती है। तो मेरे अकाउंटेंट के पास फीस उसके पास आई, तो उसके पास पैसा, जो अमाउंट है पैसा है, वो बढ़ गया। तो मान लेते हैं कि उसके पास में फ़ीस आई 60,000। तो ये बताओ आप, उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए? 70,000 हो गए। उसके बाद में क्या काम किया उसने? हमारी क्लास के लिए एक एसी परचेज़ कर लिया, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। तो उसने क्या काम किया? एक एसी परचेज़ कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि एसी परचेज़ कर लिया उसने 30,000 का। 30,000 रुपये उसके पास से चले गए। तो उसके पास अब कितने रुपए बचे? 40,000 बचे ना। अब उसके बाद उसने क्या काम किया? मैंने उससे बोला कि भाई हमें बिज़नेस को ना थोड़ा सा और बढ़ाना है, हमें अलग अलग ब्रांच खोलनी है, तो आप एक करो, बैंक से लोन ले लो। तो उसने क्या काम किया? मेरे कहने पर बैंक से लोन ले लिया। अब जो बैंक से लोन लिया वो पैसा भी उसके पास आया, और वो उसने जो बैंक से लोन लिया वो लिया 60,000 का। अब आप मुझे ये बताओ कि उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए? उसके पास हो गए 1,00,000 रुपये। अब हुआ ये सारी डिटेल ना उसके पास थी। अब वो मेरे पास आया, आकर के बोला कि सर मेरे पास, मैंने उससे पूछा कि आपके पास में कितने रुपए हैं? मुझसे बोला कि मेरे पास में इस वक्त जो कैश है वो 1,00,000 रुपये का है। कितने का है? 1,00,000 का। मैंने उससे कहा लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में तुझे पैसे दिए थे तब तो तेरे पास में कितने थे? तब तो तेरे पास में 10,000 रुपीज़ था। तो भाई मुझे ये बता कि 10,000 रुपये मैंने तुझे दिए थे सुबह, और अब तेरे पास शाम के टाइम में तेरे पास 1,00,000 रुपये हैं, तो तेरे पास 90,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए। तेरे पास 90,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए। मुझे बस इस बात का जवाब दे कि ये टोटल 90,000 रुपीज़ आए कहाँ से। ठीक है, अब वो क्या काम कर रहा है? मुझे इस 90,000 की डिटेल दे रहा है। अब कैसे दे रहा है? मुझे बता रहा है कि सर देखो मेरे पास में फ़ीस आई। मैंने कहा कितनी? बोला सर मेरे पास में ना फ़ीस आई 60,000 की। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि सर मैंने ना फिर उसमें से ना एसी परचेज़ कर लिया। मैंने कहा ठीक है, अगर तूने एसी परचेज़ किया तो तेरे पास पैसा आया नहीं होगा, पैसा तेरे पास से गया होगा। वो बोला हाँ, मेरे पास 60,000 थे तो मैंने उसमें से 30,000 का एसी परचेज़ कर लिया। तो जब एसी परचेज़ कर लिया तो मेरे पास पैसा आया नहीं बल्कि चला गया। तो 60,000 में से मैंने 30 का एसी परचेज़ कर लिया, तो मेरे पास पैसे कितने बचे? मेरे पास बचे 30,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद बोला उसके बाद सर हमने ना बैंक से लोन ले लिया। मैंने कहा कितने का? बोला 60,000 का। मैंने कहा अच्छा। तो 60,000 का जब लोन ले लिया तो तेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए? बोला 90,000। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद क्या किया? कह रहा ना सुबह जो आपने पैसे दिए थे, मॉर्निंग में मेरे पास जो कैश तुमने दिया था, मॉर्निंग के टाइम पर जो तुमने कैश दिया था वो कितना दिया था? 10,000। तो बोला 90,000 मेरे पास आए और 10,000 पहले से मेरे पास थे, तो मेरे पास अब कितने रुपए हैं? 1,00,000 रुपये। तो मैंने इस हिसाब को देखा, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तेरे पास में कितना इंक्रीज़ हुआ? 90,000, और तेरे पास पहले से कितना था? 10,000। तो तेरे पास टोटल कितना हो गया? 1,00,000 रुपये। तो मैं समझ गया कि ये बंदा, मेरा अकाउंटेंट, झूठ नहीं बोल रहा है। अगर वो थोड़ी सी भी यहाँ पर गलती करता ना तो ये मैच नहीं करता। यानी कि ये जो मेरे पास सुबह में कैश था और जो लास्ट में यहाँ पर कैश आ रहा है, ये मैच करता ही नहीं अगर वो थोड़ा सा भी गलत बताता। ठीक है,
तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको समझाया कि ये पूरी मैंने स्टेटमेंट बना के बताई है ना मेरे अकाउंटेंट ने, इसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है कि बिजनेस में आपके पास टोटल पैसा आया कितना, 90,000 आया। आपके पास पहले से कैश कितना था, 10,000। तो तुम्हारे पास में लास्ट में कैश कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ का कैश हो गया। तो यही चीज़ हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब क्वेश्चन ये है कि जो 90,000 रुपीज़ आए हैं, ये आए कहाँ से है। तो इसके लिए हमारे बिजनेस के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरा बिजनेस का ऑपरेशन क्या है, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, बच्चों से फीस लेना। तो ये क्या है, फीस क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, एसी जो मैंने परचेज किया वो तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये जो एसी परचेज किया ये क्या है, आईए यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और मैंने जो लोन वगैरह लिया है वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वहाँ से कितना आए, 60,000। इन्वेस्टिंग में पैसे गए 30 और फाइनेंसिंग में आए 60,000। और जब मैं तीनों को ऐड कर लूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, मान लेते हैं कि जो फीस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए है और इन्वेस्टिंग बी है और लोन वाला फाइनेंसिंग आपका सी है। तो जब मैं ए प्लस बी प्लस सी को कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 90,000। इस 90,000 को हम बोलेंगे कि तीनों एक्टिविटी का मिलाकर मेरे पास जो नेट इंक्रीज हुआ है कैश में वो कितने का हुआ है, 90,000 का। और इसमें मैं जो मेरे पास पहले से कैश था 10,000 का, उसको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैश। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैश। और जो मेरे पास 10,000 थे उसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैश। बेसिकली इस तरीके से हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली मीनिंग क्या है। सो अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो यानी कि रिसीट यानी आपके बिजनेस के अंदर कितना पैसा आया है, एंड आउटफ्लो यानी आपके बिजनेस से कितना पेमेंट आपने किया है, कितना पैसा आपके पास से गया है, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी पूरे साल में, पूरे 1 महीने, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज। तो उसके हिसाब से आपके पास में कितना पैसा आया है, कितना पैसा आपके पास गया है, आपके पास से बिजनेस की तरफ से गया है, पेमेंट की है आपने, उसके लिए जो आप स्टेटमेंट बनाते हो उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंटरव्यू दिया है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास में बिजनेस के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया है। और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज या फिर नेट डिक्रीज, डिक्रीज भी आ सकता है। फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश यानी कि स्टार्टिंग में जो मेरे पास पैसा था वो ऐड कर लेंगे, एंड हमारे पास में निकल के आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास में ना 8 टॉपिक्स है, 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक नंबर 1 पर। पहला पार्ट यहाँ पर है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो देखो कैश का बेसिकली मीनिंग क्या है कि आपके हाथ में जो पैसा है और आपके बैंक में जो पैसा है दैट इज रिपेबल ऑन डिमांड। यानी आपके पास में जो कैश है उसको तो हम कैश बोलते ही हैं, और जो पैसा आपने बैंक में जमा किया हुआ है, जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, और वो रिपेबल ऑन डिमांड है, यानी कि आप जब चाहो बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। ये बात समझ आ गई, ओके। लेकिन ध्यान रखना, जो एफडी होती है, एफडी फिक्स डिपॉजिट, वो कभी कैश नहीं मानते, क्योंकि दैट इज नॉट रिपेबल ऑन डिमांड। आपने एफडी करा दी 5 साल के लिए, तो आप 5 साल से पहले विड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो फिर एफडी को हम कैश नहीं मानेंगे। ये चीज़ दिमाग में रखना, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने कहीं पर कर रखी है और वो कैश के इक्वल है। कैश के इक्वल मतलब कैसे हो सकती है, यानी कि आप जब चाहो तब उसको बेच सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास में ये पेन है, क्या मैं इसको जब चाहूँ तब बेच सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टमर भी तो होना चाहिए ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी, हम जब चाहे उसको ऑन द स्पॉट 1 क्लिक करेंगे और हमारी वो इन्वेस्टमेंट बिक जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट। यानी कि बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड का मतलब है जब चाहो तब बेच डालो, ठीक है। मैच्योरिंग इन 3 मंथ्स, यानी वो अगर आप नहीं भी बेचना चाहते ना तो 3 महीने के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 3 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली बिक ही जाएगी और उसकी वैल्यू में डिक्रीज होने का कोई रिस्क भी नहीं होता। एक बात बताओ यार, अगर मैंने आपको आज 100 रुपये दिए, ठीक है, और कल अगर उसकी वैल्यू 90 रुपीज़ रह जाए तो क्या मैं उसको कैश मानूंगा? नहीं मानूंगा, क्योंकि कैश की तो कभी वैल्यू कम होती नहीं है। तो वैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने करी जिसकी वैल्यू कम अगर हो रही है, उसमें कोई रिस्क है वैल्यू कम होने में, तो उसको आप कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं। तो कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए उसकी वैल्यू को डिक्रीज होने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी लिखा मिले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं भी लिखा मिले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और या कहीं भी लिखा मिले मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो आप समझ जाना वो क्या है, वो कैश इक्विवेलेंट है। और कैश इक्विवेलेंट ही क्या मानते हैं हम, कैश ही मानते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये 4 चीज़ें दिमाग में रखना, ये क्या होती है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये काम कहाँ पर आएगा? ये सबसे लास्ट में काम आएगा जब आप यहाँ पर ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश
कैलकुलेट करोगे ना, ओपनिंग कैश ऐड करोगे और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा ये ओपनिंग में ऐड करेंगे, यहाँ पर हम कैश में क्या क्या लेंगे, हम यहाँ पर 4 चीज़ें लेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब बात करते हैं हम आगे कि कैश का इनफ्लो क्या होता है। सो रिसीट ऑफ कैश इनटू द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, कहीं से रिसीव हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो। और कैश आउटफ्लो क्या होता है, यानी कि आपने बिजनेस से किसी को पेमेंट किया है, आउटसाइडर को पेमेंट किया है, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन तो हुई है बट ना तो पैसा आता है ना ही पैसा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नो फ्लो ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, नो फ्लो ट्रांजैक्शन। अब सर ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नो फ्लो होता है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, जैसे आपको समझाता हूँ मैं। नंबर 1, परचेज और सेल ऑफ गुड्स और एसेट ऑन क्रेडिट, यानी कि अगर आपने गुड्स खरीदे या फिर कोई एसेट खरीदी या फिर बेची बट उधार में खरीदी बेची है, तो वहाँ पर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपका मोबाइल परचेज किया बट मैंने कहा कि पैसे नहीं अभी नहीं दूंगा, मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा, तो अभी ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन तो हुई है परचेज की, बट क्या मेरे पास से पैसा गया, नहीं, तो अभी के लिए वो क्या है, नो फ्लो। हाँ 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा तब वो आउटफ्लो हो जाएगा मेरी तरफ से और आपकी तरफ से इनफ्लो माना जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा आया है बट अभी नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, परचेज ऑफ एसेट बाय इशू ऑफ शेयर, मैंने आपसे एसेट परचेज करी और बदले में आपको मैंने शेयर दे दिए, तो शेयर दिया है ना, पैसा तो नहीं दिया, तो ये भी आपका क्या है, नो फ्लो ट्रांजैक्शन। थर्ड इज इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, मैंने क्या काम किया, फ्री में आपको बोनस शेयर दे दिए, तो मैंने आपको शेयर दिए हैं, ठीक है, बट पैसा तो नहीं लिया ना आपसे, ना ही आपको पैसा दिया है, तो वहाँ पर भी क्या है, नो कैश ट्रांजैक्शन है। एंड फोर्थ इज राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये भी वो एक्सपेंसेस यहाँ पर ना तो कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर ने बोला कि हम आपको डिविडेंड देंगे, किससे बोला, शेयर होल्डर से, हम आपको डिविडेंड देंगे, बट अभी तक दिया नहीं है, तो वो भी क्या है, नो फ्लो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पहले एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं कि आप डिविडेंड दे सकते हो, तो अगर वो अप्रूव कर देंगे उसके बाद ही डिविडेंड दिया जाएगा, तो जब डिविडेंड दिया जाएगा तब वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, अभी वो आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने अपना पैसा कैश में से बैंक में जमा कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो हमारे पास से पैसा जा रहा है बैंक में, तो ये तो आउटफ्लो हुआ, नहीं है भाई, क्योंकि कैश भी क्या है, कैश इन हैंड भी क्या है, कैश, और कैश एट बैंक भी क्या है, कैश। तो जब दोनों ही चीजें कैश है तो इधर से पैसा गया इधर आया, बात तो एक ही है, तो बराबर है ना, किसी आउटसाइडर को तो हमने नहीं दिया ना, हमारा पैसा हमारे पास है। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया, आपके पास पैसा है, फिर आप कहोगे सर पैसा आ रहा है इनफ्लो, अरे इनफ्लो नहीं है भाई, किसी आउटसाइडर से पैसा नहीं आया, हमारे ही बैंक का पैसा हमारे हैंड में आ गया है, तो वो भी क्या है, नो कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, परचेज और सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश में परचेज कर ली, आप बोलोगे सर परचेज किया पैसा गया है तो आउटफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी क्या होती है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, मैंने आपको बताया है। ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, साफ साफ इसमें लिखा है कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि आपने प्रमोटर को आपने डिबेंचर दे दिए, आपने अंडरराइटर को शेयर या डिबेंचर दे दिए, तो वहाँ पर आप पैसा नहीं लेते हो या फिर नहीं देते हो, तो वो भी ट्रांजेक्शन क्या बन जाती है, नो कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर, आपने डिबेंचर होल्डर को या तो आप कैश में पेमेंट करते हो या फिर आप उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हो, तो अगर आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया तो वहाँ पर भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये वाली जो है इसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी ने क्या काम किया, एक मशीन परचेज़ की, हमारी कंपनी ने क्या काम किया, एक 1,00,000 रुपये की मशीन परचेज़ की, बट इसमें से हमने 40% का तो पेमेंट कैश में किया, ठीक है, और 60% के लिए हमने उनको इक्विटी शेयर दे दिए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमने मशीन परचेज़ की है इसमें इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो कितना कितना है? सर इनफ्लो तो है ही नहीं, क्योंकि हमने मशीन परचेज़ किया, पैसा आया तो है नहीं हमारे पास में, एसेट आई है बट हमारे पास से पैसा गया है, तो आउटफ्लो कितने का हुआ है, कैश का आउटफ्लो देखना हमें, कितने का कैश फ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। सो 1,00,000 का 40% यानी 40,000 का आउटफ्लो हुआ है, और जिसके हमने इक्विटी शेयर दिए तो 60,000 का हमारे पास में नो फ्लो है, क्योंकि इधर से मशीन आई इधर से शेयर चले गए। तो हमें देखना है फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो हमें किसका देखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, बस ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इसके बाद में कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 एक्टिविटी से फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। वो कौन सी 3 एक्टिविटी होती हैं सर? एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सवाल ये है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? तो ध्यान रखना,
ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे फीस मिलती है, तो वो मेरी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लो मैं कारपेंटर हूँ, तो मैं क्या काम करता हूँ, बेड बनाता हूँ, चेयर बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ, फिर उनको बेचता हूँ। तो वो जो एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं, परचेज ऑफ वुड, परचेज ऑफ चेयर, परचेज ऑफ बेड, परचेज ऑफ टेबल्स, फिर उनको सेल आउट कर रहा हूँ, तो सेल जो मैं कर रहा हूँ उसकी, चेयर की, इन सब की, तो वो क्या है मेरे लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मान लेते हैं आपके बराबर में घर के पास में एक मेडिकल स्टोर है, तो वो दवाइयाँ खरीदता है, दवाइयाँ बेचता है, तो जब दवाइयाँ खरीदेगा तो पैसे देगा, तो वो क्या है, आउटफ्लो। बट एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब वो उस दवाइयों को बेचेगा तो उसके पास में पैसा आएगा, तो इनफ्लो है। बट एक्टिविटी कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी वो कोई भी एक्टिविटी, वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर करता है, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो पढ़ सकते हो आप, स्क्रीन पर लिखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन और प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। अब सवाल यह है कि सर इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, तो मैंने आपके सामने पूरा ये चार्ट बना रखा है। तो इनफ्लो कब कब हो सकता है, जब आपने गुड्स या सर्विस को बेचा हो, तो जब आप बेचोगे तो आपके पास से पैसा आएगा। ठीक है, एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो। सेकंड क्या लिखा है यहाँ पर, कैश फ्रॉम रॉयल्टी, फीस और कमीशन। आपको आपके बिजनेस के अंदर कमीशन मिला, रॉयल्टी मिली, फीस मिली, ये सब क्या है, ये भी इनफ्लो है। बट एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग। थर्ड यहाँ पर लिखा है कैश फ्रॉम डेटर्स और बिल रिसीवेबल। मान लेते हैं कभी कभी आप क्या काम करते हो, गुड्स को बेच देते हो उधार में, तो जब आप उधार में बेचोगे तब तो आपका आउटफ्लो इनफ्लो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आप आपके डेटर से आपको पैसा मिलेगा उस वक्त क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, अगर आपको आपके डेटर से पैसा मिला। अब बात करते हैं आउटफ्लो कब हो सकता है, यानी कि पेमेंट कब हो सकती है, इसका उल्टा। यानी कि अगर आप गुड्स और सर्विस को परचेज करोगे तो आप पैसा दोगे, आउटफ्लो। ठीक है, आप अपने बिजनेस के अंदर वेजेस पे करोगे, सैलरी पे करोगे, बिजली का बिल पे करोगे, सेलिंग एक्सपेंस पे करोगे, ऑफिस का रेंट पे करोगे, ये सब क्या है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट इनफ्लो है, आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अगर आप बिल्स पेबल क्रेडिटर को, अगर आप उधार में माल बेचते हो तो तब तो आपका आउटफ्लो नहीं होता। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। जब आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिटर से उधार में, तब आपका आउटफ्लो नहीं होता, बट जब आप उसका पेमेंट करोगे तब तो आउटफ्लो होगा ना। तो क्रेडिटर को या फिर बिल्स पेबल को जब भी आप पेमेंट करोगे तो वो क्या माना जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कैश पेड ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे तो वो भी इनकम किस पर जाती है, बिजनेस करने पर। तो बिजनेस करने पर जो टैक्स जा रहा है इनकम पर, उसको क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स पेड। वो भी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, बट आपने पेमेंट दिया है तो दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है। सर वो सारी एक्टिविटी जो किससे कनेक्टेड है, जो नॉन करंट एसेट से कनेक्टेड है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो नॉन करंट एसेट से, यानी कि फिक्स्ड एसेट से या इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे मान लो मैंने एक मशीन परचेज की, तो मशीन क्या होती है, फिक्स्ड एसेट, तो इसका मतलब वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने एसी परचेज किया सर, वो भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, वो भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि या तो इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई ना कोई नॉन करंट एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट, अगर उससे रिलेटेड है तो उसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी अगर मैंने मशीन बेची है तो पैसा आया है, तो वहाँ पर क्या होगा, इनफ्लो। अगर मैंने खरीदी है तो पैसा गया है, वहाँ पर क्या होगा, आउटफ्लो। बट एक्टिविटी कौन सी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, पढ़ सकते हैं हम, यहाँ पर लिखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि नॉन करंट एसेट्स सच एज लैंड। अगर आपने लैंड खरीदी तो पैसा गया, आउटफ्लो ऑफ कैश। बट एक्टिविटी कौन सी रहेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा नॉट हेल्ड फॉर रिसेल, यानी ये वो एसेट है जिनको हमने सेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा है। जैसे आप गुड्स खरीदते हो तो उनका पर्पस क्या होता है, सर आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, तो वहाँ पर पर्पस है रिसेल। बट यहाँ पर एसेट का पर्पस रिसेल नहीं होता। जैसे मैंने लैपटॉप परचेज किया तो ये मेरी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने पेन परचेज किया तो ये मेरी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं इसको बेचूंगा तो मेरी एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट अगर मुझे बच्चों से फीस मिलेगी तो वो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं आगे, तो इनफ्लो कहाँ कहाँ पर हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बहुत सिंपल है कि आपने फिक्स्ड एसेट को सेल किया, तो सेल करोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो। ठीक है, आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया, यानी आपने कहीं पर शेयर में, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा था, आपने उसको बेच दिया तो आपके पास से पैसा आ गया, तो वो भी क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश। बट एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश रिपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन टू थर्ड पार्टीज। आपने किसी पार्टी को पैसा दे रखा था एज अ लोन, तो जब आप किसी को लोन देते हो तो आपकी वो क्या है, एसेट है ना, लायबिलिटी नहीं है, एसेट है। तो वो जो एसेट से बाद में आपको पैसा वापस मिलेगा, आपने किसी को लोन दिया और आपको पैसा वापस मिला, तो वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट इनफ्लो हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, मैंने एक बिल्डिंग परचेज की बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग परचेज करना क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब बिल्डिंग परचेज करने के बाद हमें उससे रेंट मिलेगा, हमने किराए पर दे दी बिल्डिंग, तो जब हमें उससे रेंट मिलेगा तो रेंट भी क्या माना जाएगा, रेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा। ठीक है, मैंने किसी को लोन दिया
तो लोन दिया है वो मेरी क्या है, एसेट, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो भी। तो जब मुझे उस लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मेरी क्या रहेगी, इनकम। तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कौन सी एक्टिविटी, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही मानी जाएगी। मैंने किसी कंपनी में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, तो वो जो डिविडेंड मेरे पास रिसीव हुआ है वो मेरी इनकम है, बट एक्टिविटी कौन सी मानी जाएगी, वो भी हमारी मानी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि कभी भी आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर रेंट रिसीव होता है तो वो भी क्या माना जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको बस ये सोचना है कि मुझे रेंट मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला, मुझे डिविडेंड मिला कहाँ से, मुझे मिला है ये किसी एसेट पर जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा था, पैसा उस पर मिला है। तो अगर वो पैसा जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा था अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा तो उससे होने वाली इनकम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आती है। बस ये चीज़ दिमाग में रखना, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया तो आपके पास से पैसा गया, आउटफ्लो ऑफ कैश है, बट एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, आपने डिबेंचर परचेज किए, आपने शेयर परचेज किए या फिर आपने किसी को लोन दिया, तो एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट आपने यहाँ पर पैसा दिया है, पेमेंट किया है, तो वो क्या माना जाएगा, आपका आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। अब यहाँ पर आप दिमाग में रखना, अब चाहे तो हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, चाहे हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, चाहे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे डिबेंचर हो, यानी कोई भी आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी हो, चाहे वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी यानी शेयर वगैरह ये सब हो, चाहे वो एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी लोन, डिबेंचर ये सब हो, तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगी वो क्या मानी जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे मान लो मैंने शेयर इशू कर दिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। मैंने डिबेंचर इशू कर दिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। मैंने बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने क्या काम किया, मैंने कैश क्रेडिट ले लिया बैंक से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया बैंक से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने उस लोन का रिपेमेंट कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है, ओके। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर लिखा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग्स, यानी या तो कैपिटल में चेंज आ रहा हो या फिर बोरोइंग्स यानी कि लायबिलिटी के अंदर चेंज आ रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इनफ्लो कब होगा, यानी आपके पास पैसा कब आएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपने इशू शेयर कर दिए, इशू ऑफ शेयर। अब आप पार पे करोगे तो पार के हिसाब से अमाउंट आएगा, प्रीमियम पर करोगे तो प्रीमियम के हिसाब से अमाउंट आएगा। आपने डिबेंचर इशू कर दिए बट कैश में करे होने चाहिए, तभी फाइनेंसिंग में आएगा। सेकेंड, आपने लोन लिया, सॉरी आपने लोन लिया था, हाँ आपने लोन लिया, प्रोसीड फ्रॉम लोन, आपने लोन लिया, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, वो भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया, कैश क्रेडिट का बैलेंस बढ़ गया, तो वो जो बैलेंस बढ़ा है वो भी क्या है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कभी कभी क्या होता है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आपने बैंक से लोन ले लिया 50,000 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 60,000। तो 50,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, वो जो इंक्रीज हुआ 50,000 से, वो भी क्या है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपके पास पैसा आया है तो वो भी क्या बन जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैश का आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर सिंपल सी बात है, आपने जो इक्विटी शेयर इशू करे थे ना, अगर आप उनको बायबैक कर लो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, सेबी से, जहाँ पर वो लिस्टेड है, तो वो भी क्या माना जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। आपने रिडम्पशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है वो आपने कर दिया, या फिर डिबेंचर का रिडम्पशन होता है वो आपने कर दिया। रिडम्पशन बेसिकली मीन्स रीपेमेंट, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा, बट वो आउटफ्लो रहेगा, यानी कि आपने पेमेंट किया है वो माना जाएगा, ठीक है। आपने बैंक से लोन ले रखा था, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने लोन का पेमेंट कर दिया, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट जब लोन लिया था तो पैसा आया था आउटफ्लो, सॉरी इनफ्लो, जब आप पेमेंट करोगे तो वो आउटफ्लो यानी कि पेमेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर मान लो डिक्रीज हो जाए, अब डिक्रीज हुआ है सिंपल मतलब हमने पेमेंट किया ना, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ, अगर मैंने डिविडेंड दिया, इंटरेस्ट दिया, तो ये क्या माना जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम इंटरेस्ट किस पर देते हैं, जो लोन लेते हैं, और लोन लेना क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी क्या माना जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस इतना दिमाग में रखो कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला और रेंट मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर आपने पेमेंट किया इन चीज़ों का तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ या फिर आपने पे किया, तो अगर रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आपने पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में डिविडेंड अगर रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आपने उसका पेमेंट किया तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको रेंट मिलता भी है और रेंट आप पे भी करते हो, तो अगर आपको रेंट रिसीव हुआ
तो रिसीव किस पर होता है, बिल्डिंग पर। बिल्डिंग परचेज सेल करना क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आपने रेंट पे किया तो ये फाइनेंसिंग नहीं है, ये तो आपके बिजनेस का मेन खर्चा है, तो ये क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस ये चीज़ आप दिमाग में रखना, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। तो इंटरिम डिविडेंड पेड हो या फिर प्रपोज डिविडेंड पेड हो या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस, कभी कभी आप क्या होता है कि आप शेयर इशू करते हो तो वहाँ पर कुछ खर्चा हो जाता है, तो वो खर्चा किससे रिलेटेड है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने शेयर को इशू किया है तो वो भी क्या माना जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही माना जाता है। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस। तो मैंने अभी तक आपको कितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, मैंने अभी तक आपको 1 पढ़ा दिया, 2nd पढ़ा दिया, 3rd पढ़ा दिया, 4th पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5th की, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के हमारे पास में कितने मेथड होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब बुक के हिसाब से बुक वाले कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है 12th क्लास में, तो हम तो उसके तरीके से पढ़ेंगे, हम उसके तरीके से ही पढ़ेंगे। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं। सर एक्टिविटीज़ होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ये हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही बनती है। जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ये हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही बनती है। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वहाँ पर 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट। यानी बेसिकली हमारे जो एक ऑप्शन मिला है मेथड को यूज़ करने का वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हम बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड से एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। बस ये चीज़ दिमाग में रखना आप, ओके। यानी कि ये वाला डायरेक्ट मेथड जो है हमारा ऑपरेटिंग में, ये सिलेबस में नहीं है बस। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर ऑलवेज कैलकुलेटेड बाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो क्वेश्चन यही आ रहा होगा ना कि सर ये डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ये बेसिकली है क्या, तो आपको मैं समझाता हूँ। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने क्या काम किया, एक मशीन बेची, मेरे पास एक मशीन थी, मैंने उस मशीन को बेचा। तो आप खुद बताओ मशीन क्या होती है? सर मशीन तो एसेट होती है। एसेट किससे रिलेटेड है? सर ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो जब मैंने बेची तो मेरे पास पैसे आया, कितने रुपए आए? 1 लाख रुपए आए। तो वो जो मेरे पास में 1 लाख रुपए आए हैं, पैसा आया है, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको बिजनेस के अंदर ऐड कर लूँगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने एक और मशीन परचेज की, बट वो मैंने परचेज की 40,000 की, 40,000 की। तो जब मैंने परचेज की 40,000 की तो मेरे पास से 40,000 चले गए, तो उसको मैं ऐड नहीं करूंगा, उसको मैं माइनस करूंगा। यानी पैसा आया तो ऐड करो, गया तो लेस करो। तो मेरे पास 1 लाख रुपए आए और मेरे पास से 40,000 गए, मेरे पास कितने बचे? 60,000। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से टोटल नेट 60,000 रुपए आए हैं। कैसे? 1 लाख रुपए आए थे, 40 चले गए थे, तो मेरे पास 60,000 रुपए जाए हैं। वो क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पैसा आया है तो ऐड करो, गया है तो लेस करो, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। और ये दोनों में होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि पैसा आया तो ऐड करना है, गया तो लेस करना है। थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वो आपको मैं समझाऊंगा, चिंता की कोई भी बात नहीं। तो टॉपिक नंबर 5 तक हमने समझ लिया है इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं फाइनली कि भाई एग्जाम में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, मतलब क्या क्या उसमें लिखना होगा, क्या नहीं लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा एक फॉर्मेट तैयार कर दिया। आप स्क्रीन पर देखो, मैंने पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखा है, जहाँ पर सारी चीज़ें क्या ऐड करनी है, क्या लेस करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एंड फाइनल एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार है। बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका साल रहेगा वो। और आप यहाँ पर मेथड यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग के लिए, तो आप लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड एज पर AS 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, 3 एक्टिविटी से हमारे पास जो पैसा आया है या गया है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, यानी कि हम हेडिंग लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम आएंगे बी पार्ट पर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम सी पर आएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऐसे करके ए यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाल लिया, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट कर लिया और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट कर लिया। जब हम तीनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है,
उसके बाद हम तीनों को यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग में जो अमाउंट आया, जो इन्वेस्टिंग में अमाउंट आया, जो फाइनेंसिंग में अमाउंट आया, तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे अगर वो हमारा प्लस में आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट अगर वो हमारा माइनस में आएगा तो इंक्रीज की जगह हम लिखेंगे कि नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी साल के स्टार्टिंग का, यानी 1 अप्रैल के टाइम पर जो आपके पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि साल के एंड में यानी 31 मार्च जो भी हमारे साल रहेगा उस टाइम पर हमारे पास में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास में वो आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो ये जो आपका रहेगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको जो आंसर निकल के आएगा वो भी क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, ये जो नेट इंक्रीज डिक्रीज है ये आप ए प्लस बी प्लस सी करके निकालोगे, यानी कि ना तो इसमें आपको कोई दिक्कत है, ना ही आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको कोई दिक्कत है, ना ही आपको नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालने में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो सर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने में। सर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्यों नहीं आती? सर वो तो बहुत इजी है ना। कैसे इजी है? तो आपको मैं पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो बताऊंगा, उसके बाद आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करनी है वो बताऊंगा, एंड फाइनली हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ पहले बी वाले पार्ट पर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें कैसे कैलकुलेट करना है? बिल्कुल सिंपल, आपके पास पैसा आया तो ऐड करो, गया तो लेस करो, क्योंकि मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, जैसे आपने क्या काम किया, फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, तो फिक्स्ड एसेट क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेचा है तो पैसा आया है, पैसा आया है तो ऐड करना है, तो आप लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आपने परचेज किया होता है एसेट तो आप लिखते फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिर आपने परचेज किया है तो आपके पास से पैसा गया है तो आप उसको माइनस में लिखेंगे। ये बात समझ आ गई? तो ऐसे करके आप सारी एक्टिविटीज़ के जो अमाउंट आपके पास आए हैं या गए हैं उनको आप टोटल कर लो, तो आपके पास में आ जाएगा बी, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब एक बात समझना, अगर आपका जो टोटल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अगर वो आपका प्लस में आता है तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट अगर वो माइनस में आता है तो आप फ्रॉम नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे यूज्ड इन। क्या लिखेंगे? यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं सी वाला पार्ट, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे करना है। ये भी बिल्कुल सिंपल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह। तो आपके पास में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो जो पैसा आपके पास में आया है ऐड करो, जो जो गया है वो लेस करो। जैसे आपने मान लो शेयर को इशू कर दिया, तो जब आप शेयर को इशू करते हो कैश में तो आपके पास पैसा आता है तो ऐड करो। ठीक है, आपने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो पैसा गया है तो आपके पास से उसको लेस कर दो। आपने इंटरेस्ट पे किया लोन पर, तो इंटरेस्ट पे किया है वो क्या है? आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब पे किया है तो माइनस कर दो। तो ऐसे प्लस माइनस करने के बाद में आपके पास जो फाइनेंसिंग का टोटल आएगा अगर वो प्लस में आता है तो आप लिखोगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आता है तो आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि आप नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, फिर इसमें ओपनिंग ऐड करोगे तो आपके पास में क्लोजिंग आ जाएगा। तो मैंने आपको बी पार्ट, सी पार्ट और ये आगे की चीज़ें बता दी। अब हम फाइनली बात करते हैं ए वाला पार्ट, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा कैलकुलेट की जाती है इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि यहाँ पर उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर ए पार्ट, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको सबसे पहली लाइन जो यहाँ पर लिखनी होती है वो लिखनी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको डायरेक्टली दे रखा है, अगर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली वो अमाउंट यहाँ पर लिख दो। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो सर वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हम निकालेंगे एक अलग से वर्किंग नोट नंबर बना करके। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दोगे। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है तो ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर नीचे मैंने आपके सामने बनाया है यहाँ पर वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट किस लिए है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 2018 और यहाँ पर लिखा है 2019, यहाँ लिखा है 10,000 और यहाँ लिखा है 16,000। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2018 में हमारा प्रॉफिट था 10,000 और 2019 आने तक वो प्रॉफिट बढ़ के हो गया 16,000। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया। सर अगर वो 10,000 से बढ़कर 16,000 हो गया प्रॉफिट का अमाउंट, इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया?
6,000। तो वो जो सर 6,000 आया वो कैसे आया, वो आया 16,000 माइनस 10,000। तो ये जो 16,000 है ये बेसिकली क्या है, यही तो साल के एंड का यानी क्लोजिंग है, और जो 10,000 है वो क्या है, वो सर साल के स्टार्टिंग का ओपनिंग है। तो मैंने वही तो कहा आपसे कि आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे निकालना है आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी साल के एंड वाले प्रॉफिट को माइनस कर दो आप स्टार्टिंग वाले साल के प्रॉफिट से, तो आपके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें आपको 4 चीज़ें ऐड करनी है और एक चीज़ लेस करनी है। सर कौन सी 4 चीज़ें ऐड करनी है, बहुत सिंपल है। आपने अगर कुछ पैसा प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। आपके पास मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपने उसमें से 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं सेव करने के लिए रिजर्व में, तो आपका प्रॉफिट तो 80 हो गया ना, आपको तो पूरा 1 लाख चाहिए, तो वो जो आपने ट्रांसफर किए हैं उसको भी आप वापस से ऐड कर लोगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। सर वो कैसे करेंगे, वो भी सिंपल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके बाद आप यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड को, प्रीवियस ईयर वाले को आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड बैक कर लोगे। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस। इसके बाद का मतलब समझ लो यार तुम, सुनो। जैसे मान लो ना ये पूरा एक साल है, ठीक है, अब ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2018 में। अब एग्जैक्टली होता क्या है वो समझो। देखो जब ये साल खत्म हुआ तो यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L वगैरह बनके तैयार हुए। जब हमारी बैलेंस शीट वगैरह बनके तैयार हो जाएंगे तो हमारी कंपनी को पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो जो हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो एक बोर्ड मीटिंग लगाते हैं, बोर्ड मीटिंग रखते हैं। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो जाता है कि हमने इस साल में ना इतना प्रॉफिट कमाया है, तो हम एक काम करते हैं, एक मीटिंग रख लेते हैं शेयर होल्डर के साथ में, उनको हम डिविडेंड पे कर देंगे। अब ये जो एक मीटिंग होती है ये होती है अगले साल। जैसे मान लो 2018 चल रहा था, 17-18, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 2018-19। तो 2018-19 में यहाँ पर जून के महीने के आसपास, जून के महीने के पास में एक AGM होगी, एनुअल जनरल मीटिंग। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ पर शेयर होल्डर बैठे होंगे एंड BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जितने भी CEO हैं, CFO हैं, सारे लोग बैठे होंगे। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजर हैं कंपनी के, वो शेयर होल्डर को बताएंगे कि इस साल हमने इतने रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है और हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं। तो ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ डिविडेंड देना चाहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, अब यहाँ पर शेयर होल्डर अप्रूवल दे देंगे कि चलो ठीक है आप चाहते हो तो हमें डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब शेयर होल्डर अप्रूव दे देंगे तो उसके बाद में फाइनल हो जाएगा कि अब हमें डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो जब अप्रूवल मिल जाता है AGM में शेयर होल्डर का, उसके बाद में ये एक्चुअल में लायबिलिटी बनती है, लेकिन उससे पहले तो ये प्रपोज्ड है, डिविडेंड देना है नहीं देना वो प्रपोज्ड है। ठीक है ना, तो ये है हमारा प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। लेकिन मान लो जब मैं बात कर रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम इस साल डिविडेंड देंगे, तो उस वक्त हम बोला इस डिविडेंड को बोला जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर, क्योंकि ये तो उसी साल का ना 18 का। लेकिन अगले साल जब इसका पेमेंट करोगे AGM में अप्रूवल मिलने के बाद में, तो इसी प्रपोज्ड डिविडेंड को बोला जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर है, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर का। लेकिन जो प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर है, यानी वो अप्रूवल मिल चुका शेयर होल्डर का, अब तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अब डिविडेंड किस पर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर पर। इक्विटी शेयर किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। तो जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो भी किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब जब आप डिविडेंड दोगे तो आपका प्रॉफिट ही तो कम होगा ना। और मान लो 1 लाख का आपका प्रॉफिट है और आपने उसमें से 50,000 डिविडेंड दे दिया, तो आपके पास कितने बचे, 50। अब हम वापस से सही प्रॉफिट पर आना चाहते हैं, तो वो जो हमने प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिया है उसको वापस से क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई कि जो प्रपोज डिविडेंड होगा प्रीवियस ईयर का, उसको हम यहाँ पर ऐड बैक कर लेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट सही आ जाए। दूसरी बात, इंटरिम डिविडेंड फॉर द पे ड्यूरिंग द ईयर। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या काम करती है, साल के बीच में ही डिविडेंड दे देती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे क्योंकि उससे भी प्रॉफिट कम हुआ होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो प्रॉफिट में से ही जाता है वो टैक्स, भी इनकम में से जाता है। तो वो जो हम इनकम टैक्स पे करने वाले हैं उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, तो वापस से सही प्रॉफिट पर आने के लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड बैक कर लेंगे, बट कौन सा, करंट ईयर। ठीक है,
अब ये 4 चीज़ें ऐड करने के बाद में आप रिफंड ऑफ टैक्स को लेस कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार मेरे साथ याद करो। सबसे पहले आपको लिखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है वेरी गुड, अगर गिवन नहीं है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके बाद 4 चीज़ें ऐड करेंगे। पहला ट्रांसफर टू रिजर्व, वो कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर आप 2 लोगे डिविडेंड, एक होगा प्रपोज डिविडेंड, एक होगा इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा और इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का होगा। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स आप जब भी ऐड करेंगे वो होगा आपका करंट ईयर का, ठीक है। एंड उसमें आप लेस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स, तो आपके पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आप इस अमाउंट को उठा करके अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले पार्ट में यहां पर आप लिख दोगे। यहां तक लिख दिया। अब क्या करना है? आपको एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। क्या करना है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। सर ये क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये ना आपका P&L अकाउंट है, ये आपका P&L अकाउंट है और यहाँ पर क्या आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो वो 1 लाख रुपये, ठीक है। अब आपने क्या काम किया यार, यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया 10,000 का, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 90,000। अब एक बात बताओ यार, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आपने निकाल लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने निकाल लिया 90,000, लेकिन आप खुद सोच के बताओ आपका सही में प्रॉफिट 90,000 है ऑपरेटिंग से या फिर 1 लाख है? 1 लाख है। क्यों? सर जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आपको कोई पेमेंट थोड़ी ना होता है, आप किसी को कोई पेमेंट थोड़ी ना करते हो, ये तो आपकी खर्चा जा करके आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो यहाँ पर हमें नॉन कैश आइटम को, यानी वो कोई भी खर्चा जहाँ पर हमारा कैश का पेमेंट हुआ ही नहीं है बट हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको हम वापस से यहाँ पर ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन को 10,000, तब जाके हमारा सही प्रॉफिट आएगा 1 लाख। तो वो सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस जहाँ पर आपने एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट तो कम कर दिया बट सर पेमेंट तो होता ही नहीं है वहाँ पर, तो उनको वापस से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो नॉन कैश एक्सपेंस हो या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, नॉन ऑपरेटिंग मतलब या तो इन्वेस्टिंग का या फिर फाइनेंसिंग का कोई भी खर्चा हो, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और अगर कोई इनकम है जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। तो किस किस को ऐड करते हैं? ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंटरेस्ट पेड किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐड कर लो क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन, ये सारे के सारे आइटम आपको यहाँ पर ऐड करने हैं एंड नीचे वाले आइटम आपको यहाँ पर लेस करने हैं। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन प्रोविजन। तो अभी मेरे साथ में स्क्रीन पर देख करके आप इसको मेरे साथ में याद कर लो, मैं आपको याद करवाता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस करनी है। बट आप क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सॉरी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन। आपको लेस क्या क्या करना होता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन प्रोविजन। ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर लेस करनी है। ये करने के बाद में आपके पास जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यानी ये वो प्रॉफिट है जो वर्किंग कैपिटल चेंज करने से पहले का आया है हमारे पास में। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, आपने रेशो में पढ़ा है। तो हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी को। कैसे करेंगे, मान लो ये मेरी करंट एसेट है, मैंने इसे आपको बेचा, जब आपको बेचा तो मेरे पास पैसा आया, तो जब मेरे पास पैसा आया है मैंने इसको बेचा है, तो आप खुद बताओ मेरी जो ये करंट एसेट है ये मेरे पास से गई या नहीं, मेरे पास से कम हुई या नहीं हुई, हुई। तो जब मेरे पास से करंट एसेट कम होगी यानी मेरी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ऐड करूंगा। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास से करंट एसेट जाएगी यानी करंट एसेट कम होगी तो आपको ऐड करना है। क्यों, क्योंकि जब करंट एसेट जाएगी तो पैसा आएगा ना, यानी कैश ऐड हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर मान लो आपसे मैंने करंट एसेट परचेज की तो मेरे पास से पैसा गया, तो करंट एसेट आया तो पैसा गया, यानी कि अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी तो आपको लेस करना है क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरी बात, करंट लायबिलिटी, मान लो मैंने आपसे 10,000 रुपये का लोन लिया, तो जब आपसे मैं लोन लूंगा तो मेरा लोन क्या अमाउंट क्या हुआ, बढ़ा, मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ी, इंक्रीज हुई लायबिलिटी, साथ के साथ लोन लिया है तो मेरे पास पैसा भी तो आया है ना, यानी कि मेरे पास कैश भी बढ़ा है, तो मैं ऐड करूंगा, मेरे पास पैसा आया है। तो आपको बस ये समझना है, दिमाग में ये रखना है कि करंट एसेट का और कैश का आपस में, मान लो ये कैश है ये करंट एसेट है, तो इनका आपस में जो रिलेशन है ना,
वो इनवर्स है, यानी उल्टा है। यानी करंट एसेट कम होगा तो पैसा बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ेगा तो पैसा कम होगा। यानी कि सिंपल सी बात दिमाग में ये रखो, करंट एसेट बढ़े तो आप लेस कर दो, करंट एसेट कम हो तो आप ऐड कर दो। लेकिन करंट लायबिलिटी के साथ में हमारा कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा भी तो आया ना लोन का, तो कैश भी बढ़ेगा। लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कम होगी तो कैश भी कम होगा, आपने पेमेंट किया लोन का, इसलिए। ठीक है, तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि करंट एसेट के साथ में कैश का इनवर्स रिलेशन है और करंट लायबिलिटी का कैश के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी करंट एसेट बढ़े तो आप लेस करो, करंट एसेट कम हो तो आप ऐड करो, बट करंट लायबिलिटी बढ़े तो ऐड करो, करंट लायबिलिटी कम हो तो आप लेस करो। वही चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। यानी कि अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो आपको ऐड करना है, ये लो ऐड कर दिया। सर करंट लायबिलिटी बढ़ी तो वो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो आप भी उसको ऐड कर दो। ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये आपका लेस हो जाएगा। इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये करने के बाद में आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसमें से आप लेस कर दोगे इनकम टैक्स पेड। क्या करोगे आप? लेस कर दोगे इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स पेड लेस करने के बाद में आपका फाइनली जो अमाउंट आएगा, अगर वो प्लस में आएगा तो आप लिखोगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आएगा तो आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऐसे करके आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। यानी कैसे याद करना है? बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले लिखना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर गिवन है अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर 4 चीज़ें ऐड करनी है, एक चीज़ लेस करनी है। कौन सी 4 चीज़ें थी वो? एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, और माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। ऐसे करके आपके पास में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपको एडजस्टमेंट करना होता है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम का। तो जो एक्सपेंस है उनको आप ऐड करो, कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और इंक्रीज इन प्रोविजन। और इनकम को आप लेस करोगे, कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एंड डिक्रीज इन प्रोविजन। ये करने के बाद में आपके पास जो आएगा प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप यहाँ पर करंट एसेट करंट लायबिलिटी को आप एडजस्ट करोगे। वो कैसे करेंगे? करंट एसेट बढ़ी, कम करो, कम हुई, बढ़ा दो। करंट लायबिलिटी बढ़ी, बढ़ा दो, कम हुई, कम कर दो, सिंपल। उसके बाद में आप इनकम टैक्स को लेस करके यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद बी पार्ट में निकालोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर सी पार्ट में निकालोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर तीनों को आप ऐड कर लोगे, तो अगर प्लस में आया तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेस माइनस में आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आप इसमें ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट साल के स्टार्टिंग वाला, और लेस फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी साल के एंड वाला। यहाँ पर आपका फॉर्मेट भी खत्म हो गया है। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट आपके इसमें आती हैं, बुक्स में आती हैं, वो मुझे आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपको अमाउंट पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ फिगर मिसिंग रहेंगे, कुछ फिगर मिसिंग रहेंगे। मैं एग्जांपल लेकर के आपको कराऊंगा, तो उस मिसिंग फिगर से आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी रहेंगी। तो सर वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिखा है 2018 और यहाँ पर लिखा है 2019, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पर लिखा है 10,000 और यहाँ पर लिखा है 15,000। अब देखो 2018 जो है ये क्या है? प्रीवियस ईयर, और 2019 जो है ये क्या है? करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स यानी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, 2019 चल रहा है तो पिछले साल का तो हमने पे कर दिया होगा ना 10,000। तो ये जो 10,000 है इसका ट्रीटमेंट आप ऐसे करोगे कि आपने पे किया है इनकम टैक्स, और ये पता है कहाँ पर आ जाएगा? ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे लास्ट में हम इनकम टैक्स लेस कर रहे थे ना, ये देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम टैक्स पेड करके लेस कर रहे थे, ये वहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा वो हम पेड इनकम टैक्स मान लेंगे, कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ये जो आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है ये कहाँ पर आएगा? ये आपका आएगा वर्किंग नोट में। ये देखो ये ना प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ये आपका यहाँ पर में ऐड हो जाएगा। कब? जब इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स के अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बात समझ आ गई? एक एग्जांपल हो गया आपका ये। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है 2018 2019 और यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स
प्रोविज़न फॉर टैक्स, यहाँ लिखा है 10,000 और यहाँ लिखा है 15,000, ठीक है। और ब्रैकेट में नीचे लिखा है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स 12,000 ऐसा लिखा है। अब सर जब आपको इस प्रोविज़न फॉर टैक्स के अलावा कुछ अदर डिटेल भी दी जाए तब क्या करेंगे, तब आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स ही बनाना पड़ेगा। तो आप एक अकाउंट बनाओ जिसका नाम आप रखो प्रोविज़न फॉर, क्या नाम रखो आप, प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो ध्यान रखना प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या होता है, लायबिलिटी होती है एक तरीके से। तो उसका जो ओपनिंग वाला बैलेंस है पिछले साल का वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाई बैलेंस BD कितना आ जाएगा 10,000 और साल के एंड में यहाँ पर ये 2019 का लिखोगे 15,000 यहाँ पर, यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस CD। और ये जो इनकम टैक्स पेड है ये आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने पे किया है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक कितना 12,000, अच्छा ये नहीं लिखा मैंने 15,000, ठीक है। अब आपको डेटा आपने फिल कर लिया, अब आप इस अकाउंट को ज़रा बंद करके दिखाओ। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 15 कितना हो जाएगा 27,000, यहाँ भी आएगा 27,000। अब क्योंकि अमाउंट मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा 17,000 और ये जो आएगा इसको हम लिख देंगे बाई PNL, यानी ये वो टैक्स है जो आपने करंट ईयर में बनाया है, ठीक है। अब देखो ये ओपनिंग कहीं नहीं जाएगा, क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये जो आपने पेमेंट किया है ना ये कहाँ पर जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में लेस हो जाएगा इनकम टैक्स पेड करके। और ये जो है यहाँ पर टैक्स मेड ये आपका वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर है, ये करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। अब क्या करना है आपको, मान लेते हैं कि 2018 एंड 2019 आपको यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया प्रोविज़न फॉर टैक्स और यहाँ पर लिखा है 10,000 और यहाँ पर लिखा है 15,000 और क्वेश्चन ने इस बार इनकम टैक्स पेड की जगह क्वेश्चन ने क्या लिख दिया, टैक्स मेड, ठीक है। और टैक्स मेड यहाँ पर लिख दिया 17,000। अब क्या करें सर, बहुत सिंपल है, अब वापस से बनाओ प्रोविज़न फॉर, क्या बनाना है आपको, प्रोविज़न फॉर टैक्स। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड, ओके। ये जो ओपनिंग वाला है हमेशा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आप यहाँ पर लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और ये जो क्लोजिंग वाला 15,000 ये आप कहाँ लिखोगे, साल के एंड में इधर टू बैलेंस CD 15,000। अब ये जो टैक्स मेड है ना ये करंट ईयर का टैक्स होता है, ये लिखा जाता है इस साइड में बाई PNL करके, ऊपर लिखा था ना मैंने एग्जांपल में, यहाँ पर ये रहा 17,000। तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे बाई PNL यानी कि टैक्स मेड कितना 17,000। अब बस कुछ नहीं, इस अकाउंट को आप मैच कर लो। तो यहाँ पर कितना रहा 27,000, यहाँ भी कितना रहा 27,000। अब यहाँ जो बैलेंस बचेगा 12,000 का वो आ जाएगा यहाँ पर टू बैंक, यानी इट इज़ नथिंग बट टैक्स पेड, ठीक है। अब ये कहाँ पर आता है, ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में लेस हो जाएगा। और ये जो PNL अकाउंट टैक्स मेड लिखा है ये प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर है, ये आपका वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना, नोट्स पढ़ो मेरे साथ में क्या लिखा है। When opening and closing balances of provision of tax given but no other information is given, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस आपको बस ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया। तो ओपनिंग को आप क्या मान लोगे, ओपनिंग बैलेंस इज ट्रीटेड एज टैक्स पेड। पिछले साल तो हमने पे कर दिया होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इट इज शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे लास्ट में इसको हम लेस कर देंगे। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का, वो आपका टैक्स मेड माना जाएगा और वो आपका वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा करंट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि आपको या तो टैक्स मेड या फिर टैक्स पेड दिया है, तब क्या करेंगे, तब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, आप स्क्रीन पर देखो। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। अगर टैक्स पेड दिया है तो टैक्स पेड लिख दो, बैलेंस निकल के आएगा इधर, तो वहाँ लिख दो बाई PNL टैक्स मेड, ठीक है। और अगर मान लो आपको टैक्स मेड लिखा है तो आप बाई PNL करके यहाँ पर लिख दो, फिर आपका बैलेंस कहाँ पर निकल के आएगा, टैक्स पेड, ठीक है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग तो कहीं नहीं जाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो टैक्स पेड है उसका आप क्या करोगे, पढ़ लो, शोन एज डिडक्शन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे लास्ट में हम इसको लेस कर देते हैं
बट ये जो आपका टैक्स मेड है स्टेटमेंट ऑफ P&L करके जो यहाँ पर आ रहा है ये वाला बैलेंस, इसका आप क्या करोगे, ऐड बैक टू करंट ईयर्स प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी ये किसका पार्ट है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई? आंसर इज यस। तो कमेंट करके बता दो भाई कितना अच्छे समझ में आ रहा है। लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, दोस्तों तक भेजो ताकि उनका भी कुछ भला हो। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट की डिटेल दी जाती है। मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट की ही डिटेल दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास में ना एक मशीन है जो कि 2018 में एंड 2019 में उसके आपको बैलेंस दे दिए। यहाँ पर बोला 2018 का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख एंड यहाँ पर है 1,80,000 का क्लोजिंग बैलेंस। और नीचे ना क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया कि जो डेप्रिसिएशन है वो लगा है 20,000 का। एक मिनट बस। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 लाख की हमारा ओपनिंग बैलेंस है मशीन का एंड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला 20,000। अब ऐसे में हमें आपको डेटा दे दिया तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बनाना है मशीन अकाउंट। ये बन गया मशीन अकाउंट। आपको ये सोचना है कि मशीन बेसिकली क्या है, एसेट है। तो डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। तो स्टार्टिंग का जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD और हम यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस। तो ये कितना है 1 लाख, ठीक है, और ये कितना है 1,80,000। ये जो डेप्रिसिएशन है ये आप कहाँ पर लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन। फिर आपको क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। कितना डेप्रिसिएशन है 20,000, तो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर आप इस अकाउंट को क्लोज कर दो। तो जब आप क्लोज करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 लाख। अच्छा, ये 1,80,000, ये कितना आ रहा है 2 लाख। यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 लाख। तो ऊपर वाला 1 लाख लेस करके यहाँ पर जो 1 लाख का बैलेंस आ रहा है बेसिकली क्या है, क्या ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एसेट सेल ही नहीं की है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, टू बैंक यानी कि परचेज ऑफ मशीन, यानी हमने इतने रुपए की एक मशीन परचेज करी है। तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये तो ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा और जो आपने परचेज की है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा। बात समझ आ गई। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें फिक्स्ड एसेट के साथ साथ में आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन होता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन होता है। अब सर ऐसे में क्या करें, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि 2018 एंड 2019 का आपको डेटा दिया। आपको बोला कि हमारे पास में जो मशीन है ना वो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि हमारे बैलेंस शीट में जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर 10,000 है एंड यहाँ पर 20,000 है क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ पर लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला 25,000, ठीक है। ये आपको डेटा दे दिया और साथ में आपको ये भी कर दिया कि हमने एक मशीन चलो ये छोड़ो, इतने रहने देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब आपको मशीन के साथ साथ में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया जाए, उसका बैलेंस भी आपको दिया जाए, तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है मशीन का अकाउंट और उसके आप नीचे बनाएंगे एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, मशीन का अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, और नीचे मैंने यहाँ पर बना दिया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है। ध्यान देना प्लीज़। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मशीन का अमाउंट लिखना है ओपनिंग 1 लाख। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 1 लाख और क्लोजिंग कितना है 1,80,000, वो आप यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD 1,80,000, ठीक है। अब क्या करना है, आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरीके से लायबिलिटी। तो ओपनिंग आएगा यहाँ पर क्रेडिट में कितना 10,000 एंड यहाँ पर आएगा टू बैलेंस CD 20,000, ठीक है। अब जो आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है यहाँ पर आता है बाई डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर आता है टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 25,000, तो ये 25,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये प्रोविजन के डेबिट में तो आएगा ही आएगा, और साथ में आपके मशीन के अकाउंट में भी आएगा यहाँ पर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना, 25,000। अब आप बस अकाउंट को क्लोज कर लो। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 45,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 45,000, तो यहाँ पर आपका आएगा बैलेंस 35,000। ठीक है। अब आप ये वाला अकाउंट क्लोज करो मशीन वाला, तो सर यहाँ पर आएगा आपका 1,80,000 प्लस 25,000 इट इज़ 2,05,000। यहाँ भी आएगा 2,05,000। अब देखो यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1,05,000। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैंक, यानी कि आपने मशीन को परचेज़ किया है। अब देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहीं पर नहीं जाता, ध्यान रखना ये चीज़, कैश फ्लो में कहीं पर ही नहीं जाता। लेकिन ये जो आपने 1,05,000 की परचेज़ किया है ये आपका कहाँ पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा। और जो आपका ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का आ रहा है ये नॉन कैश आइटम है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो वही आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि अगर आप सिर्फ एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओपनिंग लिखो यहाँ पर। और मैंने क्या बताया कि ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आता है, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आता है, तो ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आएगा। लेकिन जो आपने परचेज़ किया है टू बैंक करके वो आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस कर दोगे। और जो आपका ये प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा है ये आप क्या करोगे, नॉन कैश आइटम में इसको लेस कर दोगे। फिर चलो क्रेडिट साइड में ये जो डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है ये नॉन कैश आइटम में, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। और जो आपने सेल किया है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये ऐड हो जाएगा। और जो आपका लॉस ऑन सेल है ये भी आपका नॉन कैश में ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो आप दोनों अकाउंट बना रहे हो, एसेट भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी, तो ध्यान रखना ओपनिंग जहाँ पर लिखोगे वहीं पर क्लोजिंग इधर आएगा। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बेसिकली ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दो जगह आता है, एक तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में। ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। ये जो आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर आएगा ये आपका वो डेप्रिसिएशन है जो आपका करंट ईयर में लगा है, ये आपका नॉन कैश में ऐड हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के तीनों आइटम कहीं नहीं आएंगे, लेकिन ये जो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये आपका नॉन कैश में ऐड हो जाएगा। और फिर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर भी आएगा, और बाकी चीज़ें तो आपको मैंने बताई है कि क्या क्या करना है। ठीक है। अब फाइनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने, पहला ये कि इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो अगर आपको रिसीव हुए हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, या इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपने पे किए हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और जो आपको प्रपोज डिविडेंड होता है तो ध्यान रखना अगर वो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आएगा, वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है। बट अगर वो प्रीवियस ईयर का है तो ध्यान रखना आप उसको एड बैक करेंगे वर्किंग नोट में करंट ईयर में, और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप उसको लेस भी करेंगे क्योंकि वो आपने डिविडेंड पे किया होगा। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर वो प्रीवियस ईयर का है तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर दोगे, और जो करंट ईयर का है उसको आप में वर्किंग नोट में आप ऐड कर लोगे। ठीक है। आगे ध्यान रखना कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, मैंने बताया था ये किसका पार्ट होती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट लिखा मिले आपको, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तब आपको इसको क्या मानना है, तब आपको इसे मानना है करंट एसेट, और ये फिर किसका पार्ट बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट हो रहा है, अगर डिबेंचर इशू हुए हैं बिगिनिंग में तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 2018 में आपको 70,000 लिखा है और 19 में आपको 1 लाख लिखा है, यानी कि 30,000 रुपये के आपने डिबेंचर इशू किए हैं, बट कब किए हैं ये नहीं पता। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन ने बोला कि डिबेंचर हमने इशू किए हैं 1 अप्रैल 2018 में, यानी साल की स्टार्टिंग में, तो फिर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस पर, यानी साल के एंड वाले बैलेंस पर। तो हम 1 लाख का 10% 10,000 इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो सेम एग्जांपल लिया मैंने, अगर मान लो डिबेंचर इशू हुए हैं साल के एंड में, यानी कि इस वाली डेट में, तब आप इंटरेस्ट निकालेंगे ओपनिंग अमाउंट पर। बस ये चीज़ दिमाग में रखना कि अगर इशू किया है लास्ट में तो अमाउंट इंटरेस्ट निकालेंगे स्टार्टिंग अमाउंट पर, और अगर इशू किया है स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट निकालेंगे लास्ट वाले अमाउंट पर। ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ नए चैप्टर में
ओके, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।